मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो से हम जो गणित की नई बुक आ रखी है कक्षा 9 के लिए, गणिता मंजारी, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और मेरे साथ अगर आज जुड़ जाओगे ना बच्चों, गणित से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है। तो बच्चों, पहले चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, पहले चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? स्वयं को प्रवृत्त करना, निर्देशांकों का उपयोग। जो पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था, नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है, और कुछ नए कॉन्सेप्ट है। जो ये गणित किताब बनाई गई है, वो दैनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल वे में क्या अप्रोच होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो हर एक चीज़ उसी हिसाब से हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। निर्देशांकों का उपयोग। बच्चों, निर्देशांक के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की चीज़ें आती हैं। एक आता है 2D, ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा 2D। एक आता है आपका 3D। अब मूवी देखने जाते हो ना, 3D में देखना है मुझे। और एक होता है सामान्यतः 2D। ठीक है। जो 3D है वो आप कक्षा 11-12 में पढ़ोगे। जो 2D होता है, 2D में दो निर्देशांक होते हैं। एक होता है आपका एक्स निर्देशांक, एक होता है आपका वाई निर्देशांक। ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। और 3D में क्या होता है? 3 निर्देशांक होते हैं, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, और जेड निर्देशांक भी होता है। ये चीज़ आप कक्षा 11-12 में डिटेल में सीखोगे। ठीक है। प्रश्नावली बहुत आसान है। प्रश्नावली को करने से पहले जो बेसिक है वो जानना जरूरी है। देखो, 2D में क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु, कोई कोई वस्तु ले लो, एक पेन ले लो, किताब ले लो, कोई किताब आपने कहीं रखा है, ठीक है, तो वो एक्स दिशा में कितनी गई है, वाई दिशा में कितनी गई है, वो बताती है। ठीक है। अगर मैं आपको बता के दिखाऊं इसे, जैसे ये देखिए, ये आपका एक घर है। ठीक है बच्चों, ये आपका घर है, ये आपका आपका बेड है, ये आपका अलमारी है, ये आप यहाँ पर आपका दरवाजा है, ये आपका बाथरूम है। तो हर चीज कहीं ना कहीं पर रखी हुई है। ठीक है। जैसे अगर इस बेड की बात करें, ये बेड की पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है। तो ये बेड जो बिंदु होता है, ठीक है, बिंदु, किसी भी बिंदु क्या बताती है? किस की वस्तु किस जगह पर रखी है, किस पोजीशन में रखी है। उसमें हम दो चीजें देखते हैं कि भाई एक्स दिशा में कितना गया है और वाई दिशा में कितना गया है। हर बिंदु दो चीज बताती है कि एक्स दिशा में कितना गया है, वाई दिशा में कितना गया है। ठीक है। इस चीज को डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होता है, फिर ले लेते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए, अब देखो बच्चों, ये जो रेखा हमने खींची, ये रेखा ऐसे खींची, इसे हम बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। मैं लिख भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं इसको लिख भी दूंगा। ठीक है। सो देखो बच्चों, ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है, जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स अक्ष। ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वाई अक्ष। डिटेल में समझ लीजिए, ये कौन सी रेखा है, रेखा का नाम भी बता दे रहा हूँ। ये है क्षैतिज रेखा, कहीं बाद में भूल ना जाओ ना। ये है अपनी क्षैतिज रेखा। ये अपनी क्या है बच्चों? क्षैतिज रेखा है। और इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। ये वाई अक्ष और ये जो एक्स अक्ष जहां पर मिलते हैं, उससे हम केंद्र कहते हैं। ये इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहते हैं केंद्र, अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, एक्स जो है इधर है और इधर भी है। केंद्र से इस तरफ, दाहिने तरफ एक्स का मान पॉजिटिव होता है तो उसको एक्स ही लिखते हैं। और इधर इस तरफ क्या होता है? एक्स का मान जैसे ही इस तरफ आओगे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वालों को डैश से दिखाते हैं। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है। अगर मैं लिख के बताऊं तो ऐसे होगा, देखो बच्चों, यहाँ देखिए, समान दूरी भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऊपर वाई का मान 1, 2, 3, 4, ये ग्राफ पेपर में देखने को मिलता है, 5। इधर एक्स का मान -1, -1, -2, -3, -4। नीचे वाई का मान माइनस में होता है, -1, -2,
-3 -4। इस प्रकार से देखने को हमें मिलता है। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ग्राफ पेपर में सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ पेपर में करनी होती है। तो ग्राफ पेपर में बिंदुओं को कैसे दिखाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर कक्षा 10 में दोबारा आएगा, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फ्यूचर में भी चाहिए होगा, कक्षा 11 में भी और 12 में भी। एक प्रश्न ये आ जाता है, देखो मैंने आपको बताया था, ये जो बिंदु होता है बच्चों, बिंदु दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे बनता है कि एक्स दिशा में कितना गया और वाई दिशा में कितना गया। ये एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक होता है। हमेशा एक्स निर्देशांक पहले होगा, वाई निर्देशांक उसके बाद में होगा। एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भुज। और वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। आपसे एक प्रश्न ये भी बोल सकता है कि केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? तो केंद्र के निर्देशांक 0,0 होता है। ये हमारा केंद्र है, ना तो एक्स में कहीं गया ना ही वाई में कहीं गया, वहीं पड़ा हुआ है, तो इसका निर्देशांक इसलिए 0,0 होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लेते हैं मेरा कहीं पर बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले कि एक्स में कितना गया, वाई में कितना गया। देखिए मैं इस बिंदु का नाम पी देता हूँ। हम देखेंगे एक्स में कितना गया, एक्स में कितना गया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। एक्स में कितना गया 2। अब आपको देखना वाई में कितना गया, ऊपर जा रहा है, तो वाई में कितनी दूर गया, देखो 2 पे, ये 2 के सीधा है ना, 1 2 2 तक ही चला, तो ये आ गया 2। तो ये बिंदु मेरा 2,2 है। ठीक है, मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया हूँ, यहाँ लेके दिखाता हूँ। जैसे मेरा एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु है मेरा, तो ये बिंदु हम कैसे देखेंगे? पहले देखेंगे एक्स में कितना गया। एक्स में कितना गया देखो बच्चों, यहाँ पे -2 गया, एक्स में गया -2। वाई में कितना गया? +3। देखो इधर एक्स का मान नेगेटिव में होता है, -2 गया। अब देखो ऊपर कितना गया, 1 2 3, ऊपर है 3। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? इस बिंदु का नाम मैं क्यू देता हूँ, जो कि -2,3। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने आर दिया। ये क्या कहाँ पर होगा? एक्स में कितना गया? -2, और वाई में कितना गया? -4। तो ये बिंदु है -2, -4। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। तो देखेंगे एक्स में कितना गया 3, और वाई में कितना गया, ठीक है, एक्स में कितना गया बच्चों, +3, और नीचे वाई का मान माइनस होता है, कितना गया? -1। इस बिंदु का नाम मैंने एच दे दिया। तो ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। ये 4 टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। 4 टुकड़े हैं, चतुर्थांश इसको नाम दिया जाता है। तो यह है अपना प्रथम चतुर्थांश। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपना है प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये अपना है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये अपना चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब चीज आपसे एक चीज और बोल सकता है, चिन्ह परिपाटी। प्रथम में देखो बच्चों, एक्स का मान पॉजिटिव है, वाई का मान पॉजिटिव है। प्रथम चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी होती है +, दूसरे की क्या होती है बच्चों? एक्स का मान नेगेटिव है और वाई का मान पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव होती है। तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव है, तीसरे की चिन्ह परिपाटी होती है नेगेटिव नेगेटिव। चौथे की एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान क्या है? नेगेटिव, तो चौथे की होती है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आपसे बिंदु दे दिया जाएगा, जैसे एक बिंदु में बोल दूं, अगर ए कोई बिंदु है, जैसे कि मान लेते हैं 3, -5 है, और बोलेगा किस चतुर्थांश में बताइए, तो हम देखेंगे एक्स का मान क्या है बच्चों? पॉजिटिव, वाई का मान है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है? पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आप बोलोगे चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, आपको बिंदु देखना है, बिंदु का चिन्ह देख लेना है, +- तो +- कहाँ होता है? चौथे में। तो ये जो बिंदु है वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा।
ऐसे कि आपसे बिंदु बोलेगा, आप उसका चिन्ह देखोगे और बता दोगे कि भैया ये कौन से चतुर्थांश में है, आराम से बता देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अगर सपोज करो एक प्रश्न मैं आपको दे दूं, जैसे एक बिंदु है हमारे पास, मैंने बिंदु लिख दिया 2,3। आपको इस बिंदु का बताना है भुज क्या है और कोटि क्या है। तो आपको पता है एक्स वाला क्या होता है, भुज होता है। एक्स वाला क्या होता है, भुज। तो हमारा भुज क्या हो जाएगा, 2। और वाई वाला क्या होता है बच्चों, कोटि। वाई वाला क्या होता है, कोटि। कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं, छोटे नंबर में, 1 नंबर में। तो चतुर्थांश समझ गए, ये केंद्र है। केंद्र, कोई भी जो बिंदु होता है वो पोजीशन बताता है, स्थिति को बताता है कि एक्स अक्ष में कितना गया, वाई अक्ष में कितना गया, ठीक है। ये समझ के बिंदु का कॉन्सेप्ट। हमेशा एक्स निर्देशांक पहले होगा, उसके बाद वाई निर्देशांक होगा। एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, ठीक है। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। जहाँ क्षैतिज एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र का निर्देशांक 0,0 होता है। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस। आपको याद नहीं रखना है, आपको पता है इधर एक्स का मान प्लस में होता है, ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, तो प्लस कॉमा प्लस। ये कैसे पता लगेगा, इधर एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर कोई बिंदु है, इधर एक्स का मान नेगेटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ कहीं पर भी कहीं यहाँ पर एक बिंदु है तो पहले एक्स में जाएंगे फिर वाई में आएंगे। एक्स का मान पॉजिटिव, वाई का मान नेगेटिव। चौथे वाले में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देख सकते हो, या फिर कमेंट कर दो तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर आप आराम से देख रहे हो तो कहीं पे कोई डाउट रहेगा नहीं। फिर चतुर्थांश के बारे में समझ गए, अक्ष के बारे में समझ गए, बिंदु के बारे में समझ गए, आराम से समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक चीज़ और मुझे बतानी है। सपोज कीजिए, फिर से मैं बताता हूँ तो बच्चों, यहाँ पर ये इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है। ये मेरा एक्स अक्ष है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव। ये मेरा वाई अक्ष है और ये मेरा केंद्र है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पर बिंदु होता है, ये मेरा प्रथम चतुर्थांश है, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश है, ये मेरा तृतीय चतुर्थांश है, ये मेरा चतुर्थ चतुर्थांश है। ये हम पहले ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सपोज करो मेरा बिंदु अगर यहाँ कहीं पे आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया या यहाँ पे आ गया, तो बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है, ठीक है। अगर बिंदु यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे कहीं पर आ जाए, इस रेखा के ऊपर आए, तो बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं है, अक्ष के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर कहीं पर बिंदु आएगा तो वाई अक्ष पर आएगा, ठीक है। तो देखिए, नोट करके लिख लीजिए, यदि बिंदु एक्स अक्ष पर हो, अगर बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, इधर होगा तो प्लस का होगा, इधर होगा तो माइनस का होगा, तो एक्स लिख दिया। वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, फिक्स। देखो यह, अगर इस बिंदु को देखोगे, ये एक्स में गया, क्या वाई में ऊपर या नीचे कहीं गया, नहीं गया, गया ही नहीं, तो वाई का निर्देशांक क्या होगा, 0। इधर एक्स में नेगेटिव में गया, क्या वाई में ऊपर या नीचे गया, नहीं गया, 0। तो अगर बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर होता है तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। एक्स का मान कुछ भी प्लस माइनस वो प्रश्न के आधार पर हो सकता है। दूसरी बात क्या है, यदि बिंदु वाई अक्ष पर हो, ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं पर हो, तो हमारा बिंदु क्या होगा बच्चों, एक्स निर्देशांक 0 होगा और वाई का मान प्रश्न के आधार पर कुछ भी हो सकता है, प्लस का माइनस का। लेकिन अगर वाई अक्ष पर है उसका एक्स निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो जितना बेसिक हमें चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है।
प्रश्नावली को ध्यान में रखते हुए जितना बेसिक हमें चाहिए मैं उतना बता रहा हूँ। एक एक टॉपिक हमारा और आ जाता है, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो है 2 बिंदु के बीच की दूरी। वो आपको इस प्रश्नावली में नहीं सीखना है, वो अगले प्रश्नावली में चाहिए होगा, तो हम उसको अगले प्रश्नावली में देखेंगे। तो इतना बेसिक आपको आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो मैंने बताई इसको आप अच्छे से समझिएगा ज़रूर। ठीक है, और इसको ग्राफ पेपर में बिंदु को कैसे दर्शाया जाता है इसकी जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिंदु को दिखाना आना चाहिए आपको, वो मैं अलग से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 1.1। सारा लॉजिकल अप्रोच वाला प्रश्न है और प्रश्नावली बहुत आसान है, हद से आसान है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कक्षा 9th की जो गणित है, बुक का नाम क्या रखा गया, गणिता मंजारी। गणिता मंजारी प्रश्नावली 1.1 है। एक ही क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट हैं, वो हम करेंगे। प्रश्नावली छोटी सी है। अब क्या बोल रहा है आप जरा ध्यान से देखिए। कह रहे चित्र 1.3, ये चित्र का नाम क्या है 1.3, रियान का कमरा। आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे भांजा का नाम रियान है। ठीक है, रियान का कमरा दिखाया गया है जिसके कोनों को बिंदु ओ ए बी स्वरा द्वारा चिन्हित किया गया है। ये ओ है, ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। ये पूरा बच्चों एक कमरा है। ठीक है, चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को चिन्हित किया गया है। ठीक है, हमारा बच्चों ये ऊपर ये वाई अक्ष है, ये देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, समान दूरी पे। ये देखो जो ये 1 2 लिखते हैं ना, क्योंकि वाई का मान ऊपर पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको नीचे बढ़ा दूं, है ना, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। ठीक, अब ये जो हम लेते हैं देखो 1 2 3 4 समान दूरी पर रखा गया है। यानी कि ये यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर होगा नहीं। 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लिया गया है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट समान दूरी पर रखे गए हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है, ये हमारा पलंग है, ये हमारी अलमारी है। ठीक है, ये दाईं दीवार है, इधर हमारा बाईं दीवार होगा और ये बिंदु दिखाए गए हैं। ये केंद्र है 0,0, ए का निर्देशांक दे रखा है 12,0, बी का निर्देशांक दे रखा है 12,10 और सी का निर्देशांक दे रखा है 0,10। ये चीज़ हमें प्रश्न में दी हुई है। ये चित्र अच्छे से देखिए, ये अलमारी हमें दे रखा है। इस चित्र को देखिए क्योंकि इसी चित्र पे आधारित प्रश्न भी आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए पहले पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहे चित्र 1.3 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि DR1, ध्यान से देखना बच्चों, चित्र को थोड़ा ध्यान से देखना। DR1 रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है। DR1 कहाँ है बच्चों, देखिए ये हमारा D है, ये D। R1 कहाँ है हमारा, ये है अपना R1। R1 का तो दे रखा है 11.5,0, ये हमें दे रखा है। D1 हमें चिन्ह मतलब निर्देशांक नहीं दे रखा है, वो हमें निकालना होगा। कह रहे हैं यदि DR1 रियान के कमरे के द्वार मतलब दरवाजे को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, तो यह द्वार कमरे की बाईं दीवार वाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। पहले वाले पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि हमारा ये जो दरवाजा है इस वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखो ये हमारी बाईं दीवार है, ये हमारी दाईं दीवार है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बाईं दीवार में लिख भी देता हूँ। ये हमारी क्या है बच्चों, बाईं दीवार है। ये बाईं दीवार है। बाईं दीवार से हमारी ये जो दरवाजा है, यहाँ से दरवाजा स्टार्ट हो रहा है, दरवाजा कितनी दूरी पर है। देखो अगर देखा जाए तो दरवाजा कितनी दूरी पर है, कितने 8 तक आ गया, तो 8 के बाद आपका दरवाजा स्टार्ट हो रहा है, तो कितनी दूरी पर है, 8 इकाई दूरी पर है। ठीक है, अगर D1 का हमें बिंदु बताना है कि पोजीशन बतानी, निर्देशांक बताना है, तो एक्स में कितना गया बच्चों, ये अपना D1 है ना, एक्स में गया 8, वाई में गया, वाई में नहीं गया, यहीं पर है ना बिंदु हमारा, तो वाई में नहीं गया, तो वाई हमारा 0 है, तो D1 हमारा क्या 8,0 है। तो यदि D1 R1 रियान के कमरे का द्वार को प्रदर्शित करता है,
तो यह द्वार कमरे की बाईं दीवार से कितनी दूरी पर है? वाई अक्ष से, इस वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी रियान के कमरे की, तो वो कितनी हो जाएगी? 8 इकाई हो जाएगी, 8 इकाई हो जाएगी। द्वार एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? हमारा ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कह रहे हैं ये जो दरवाजा है, ये जो एक्स अक्ष है, यही एक्स अक्ष है, इससे कितनी दूरी पर है? तो ये तो एक्स के अक्ष के ऊपर ही रखा हुआ है, तो दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, कह रहे हैं एक्स से कितनी दूरी पर है दरवाजा? तो दरवाजा तो भैया एक्स अक्ष पर ही रखा हुआ है, दरवाजा इसी के ऊपर रखा हुआ है ना, तो इससे दूर है क्या? अगर मेरा दरवाजा यहाँ से स्टार्ट होता, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होता दरवाजा, तो मैं बोल देता कि भैया 2 इकाई दूरी पर है, यहाँ से लेकर 1 और यहाँ से लेकर 2, 2 बोल देता। लेकिन मेरा दरवाजा तो इसी पर ही रखा हुआ है, ये है ना मेरा दरवाजा, एक्स अक्ष के ऊपर ही रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो मेरी दूरी क्या होगी? कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगी। मेरी दूरी क्या हो जाएगी? 0, 0 इकाई। समझ गए बच्चों? ये हमारा पहले वाले का उत्तर हो गया, इतना आसान है। ठीक, चलिए अगले सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं D1 के निर्देशांक क्या होंगे? अभी मैंने लिख के दिखाया था D1 के निर्देशांक को, देखिए तो थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, देखिए देखिए D1 का निर्देशांक आपको बताना है, तो ये D1 है हमारा, ये D1 है ना, तो देखो x में कितना गया? 8, और y में गया नहीं, y में गया ही नहीं, तो y में नहीं गया तो 0, तो D1 के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 8,0, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, आराम से हो गया। तो D1 का निर्देशांक क्या होगा? 8,0, इतना आसान है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाइए थर्ड वाले में, ठीक है। कह रहे हैं यदि R1 बिंदु दे रखा है, ये है अपना R1 बिंदु, ठीक है, 11.5, ठीक, तो इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिख पाए, है ना, ये हो गया। कह रहे हैं यदि R1 बिंदु जो कि दे रखा है 11.5, ये अपना R1 बिंदु है, तो द्वार की चौड़ाई बताइए, द्वार की चौड़ाई, तो दरवाजा कितना चौड़ा है? दरवाजा मेरा देखो मैं बड़ा करके बना के दिखाता हूँ, ये मेरा दरवाजा था, हाँ बच्चों, तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है ये बताना है, ठीक है, ये चौड़ाई मुझे बतानी है। तो देखो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैं निकालूं और उसमें से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा दूं, तो ये चौड़ाई बच जाएगी, है ना। इतनी दूरी में से अगर इतनी दूरी को मैं घटा देता हूँ तो ये चौड़ाई बच जाएगी, और यही क्या होगा? दरवाजे की चौड़ाई होगी। तो मुझे वो निकालना है, क्या रहे, कमरे के द्वार के लिए चौड़ाई उपयुक्त है, ठीक है। तो पहले ये निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, ठीक है। कमरे की चौड़ाई कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, 2 तरीके हैं, या तो 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाओ, जो कि मैं आपको बोला था, मैं अगले प्रश्नावली बताऊंगा, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल ही रखेंगे, जो आसान मेथड है वही बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इसमें से OR1 में से, OR1 में से, देखो ये O है, ये R1 है, OR1 दूरी में से मैं क्या घटा दूंगा? OD1, OR1 कितना है देखो बच्चों? 11.5, और OD1 कितना है हमारा? 8, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक D1 का जो निर्देशांक था वो क्या था बच्चों? 8,0, तो ये 8 घटा दूंगा, 11.5 में से जब मैं 8 घटाऊंगा, 0.0 बढ़ा लिया, तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो 3.5 इकाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? 3.5 इकाई। दरवाजे की जो चौड़ाई है 3.5 इकाई है,
ठीक है। यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह सरलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा? देखिए, अगले इसी में अगला पार्ट डाल दिया गया है। आपने देखा होगा अस्पताल जाते हो, है ना? तो लोगों को ले जाने के लिए व्हील चेयर देते हैं। घर में तो लोगों के बहुत कम होता है, जिनके घर में विकलांग होते हैं उनके घर में होता है व्हील चेयर। तो जो एक व्हील चेयर होता है, ठीक है, अगर एक व्हील चेयर की बात करें, ये तो हो गया ना 3.5 इकाई आई थी, मिटाना पड़ेगा हमें, ध्यान रखिएगा। हमारी जो चौड़ाई आई है, कमरे की जो चौड़ाई आई है, ठीक है, कमरे की जो चौड़ाई आई है वो कितनी आई है? 3.5 इकाई आई है, 3.5 इकाई आई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कोई जो ये इकाई हमें दे रखा है 1 2 3, ये हमें पता नहीं है कि इंच में है, सेंटीमीटर में है, क्या है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना जो एक आपको यूनिट दे रखा है ना, एक इकाई दे रखा है, वो 1 फीट के बराबर है। किसके बराबर बच्चों? 1 फीट के बराबर है, ठीक है, 1 फीट के बराबर है। और आपको पता है कि भैया 1 फीट में कितनी इंच होती है? 12 इंच होती है। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। तो कमरे की जो चौड़ाई आई है उसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। कमरा थोड़ी ना है, दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई हमारे पास कितनी आई थी प्यारे बच्चों? 3.5 और हमारे पास है 12, ठीक है, इसको 12 से गुणा कर लेंगे तो इंच में आ जाएगा। ये इकाई में था, इसको इंच में परिवर्तित कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 तिया 36 और 6 39। देखो 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगा 6, 12 तिया 36 और 6 39, दशमलव एक स्थान के बाद, ठीक है। तो 39 इंच आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है बच्चों? 39 इंच। यहाँ लिख देंगे 39 इंच, ठीक है। कितना आ गया बच्चों? 39 इंच आ गया। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, जो व्हील चेयर होता है, ठीक है, जो व्हील चेयर होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? जिसको आप धकेलते हो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 32 इंच के बराबर होती है, 3 फीट का होता है लगभग, ठीक है। जो व्हील चेयर होता है, बड़ा सा बड़ा व्हील चेयर, अगर बड़े से बड़ा व्हील चेयर लोगे तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 3 फीट मान लेते हैं। आप जाओगे 3 फीट मामूली नहीं होता, इतना होता है 3 फीट, ठीक है, इतनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक व्हील चेयर की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, क्योंकि एक व्हील चेयर की चौड़ाई 3 फीट होती है, यानी कि 12 तिया 36 इंच, ठीक है। वैसे 32 होता है, 32 इंच का 3 फीट से कम ही होता है। अगर 3 फीट भी ले लो, 3 फीट ले लेते हैं, 12 तिया 36 इंच ले लेते हैं। वैसे 32 इंच का होता है, मैं बता भी देता हूँ। व्हील चेयर की चौड़ाई कितनी होती है? 32 इंच होती है। तो मैंने उससे भी बड़ा ले लिया, 36 इंच ले लिया, 3 फीट ले लिया और बड़ा ले लिया, चौड़ाई बढ़ा दी मैंने। होता 32 इंच का है, लेकिन मैं अगर 36 भी मान लेता हूँ तो देखो, कमरे की जो चौड़ाई है, दरवाजे की जो चौड़ाई है, कमरे की चौड़ाई बोल रहा हूँ, दरवाजे की चौड़ाई मेरी 39 इंच है, तो ये 32 इंच उसके अंदर से घुसेगा कि नहीं घुसेगा? आराम से घुस जाएगा, 32 घुस जाएगा और 36 भी घुस जाएगा। घुसने के बाद 3 इंच की जगह भी बच जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है, यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह सरलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा? तो आप लिखोगे हाँ, अवश्य कर पाएगा, हाँ कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। क्योंकि कमरे की जो दरवाजे की चौड़ाई है वो है 39 इंच, और हमारे व्हील चेयर की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 इंच को होता है। अगर उसको मैं 36 इंच भी मान लेता हूँ तो दरवाजे की चौड़ाई से ये छोटा है, इसलिए ये आराम से उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जो 39 इंच से छोटी होगी, 39 नहीं, 39 से छोटा होना चाहिए, 39 होगी तो भाई
सटक जाएगा ना, पूरा ना घुस नहीं पाएगा अंदर, उससे छोटा होना चाहिए। कोई भी वस्तु जो 39 इंच से छोटी होगी वो दरवाजे के अंदर आराम से प्रवेश कर जाएगी। तो 32 इंच 39 इंच से छोटा है तो कमरे के अंदर आराम से प्रवेश कर जाएगा दरवाजे के रास्ते से। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न में, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं यदि B1 इतना हो और B2 इतना हो। B1 कहाँ है दोस्त? ये हमारा B1 है, दिख रहा है आपको, और ये हमारा B2 है। अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा अच्छे से दिखे। ठीक है, चित्र को मैंने बड़ा कर दिया। कह रहे हैं यदि B1 और B2 स्नान गृह के द्वार की सीमा है। स्नान गृह मतलब बाथरूम, देखिए बाथरूम का द्वार है ये, इसको मैं बना देता हूँ, ये बाथरूम का द्वार है। ठीक है, ये बाथरूम हो गया, ये बाथरूम का द्वार है B1 से B2। B1 हमें दे रखा है बच्चों कितना? B1 हमें दे रखा है 0,1.5 और B2 हमें दे रखा है कितना? B2 हमें दे रखा है 0,4। ठीक है, स्नान गृह के द्वार की सीमा के अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। ये B1 का निर्देशांक है, ये B2 का निर्देशांक है। तो क्या स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़ा है? ठीक है, जो हमने कमरा देखा था इससे पहले, कमरे की चौड़ाई कितनी आई थी? इकाई में देखना, कमरे की चौड़ाई आई थी 3.5 इकाई। कमरे के दरवाजे की चौड़ाई, कमरे के दरवाजे की चौड़ाई हमें कितनी मिली थी? 3.5 इकाई। इकाई में बात रखो, इंच में बात मत करना। ठीक है, तो हमसे बोला है ये जो आपका स्नान गृह है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाथरूम, इसके दरवाजे की चौड़ाई कितनी होगी, और ये जो चौड़ाई है इस चौड़ाई से, दरवाजे की चौड़ाई से वो छोटा है या बड़ा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्नान गृह, स्नान गृह की चौड़ाई, स्नान गृह की चौड़ाई कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? जब इतने में से इस दूरी में से इस दूरी को घटा दोगे, जब इस दूरी में से, टोटल में से जब इतना मैं घटा दूंगा तो इतना बचेगा। यानी कि मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों? मुझे OB2 से OB2 में से मुझे घटा देना है OB1। ठीक है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? वाई अक्ष में देखो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 4। ये वाई निर्देशांक कितना? 4 है ना। निर्देशांक क्या बताता है? दूरी को बताता है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है बच्चों? 4 है। ठीक है, माइनस, फिर यहां से लेकर यहां तक OB1। वाई की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक 1.5। तो 4 में से मुझे 1.5 को घटा देना है। 4 को लिख सकता हूँ 4.0, 1.5 को घटाना है। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो ये आ गया 2.5 इकाई। ठीक है, जो स्नान गृह है हमारा, जो बाथरूम है, उसके दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 2.5 इकाई है, और जो हमारे दरवाजे की चौड़ाई थी वो 3.5 इकाई थी। तो 3.5 से 2.5 क्या होता है? छोटा होता है। 2.5 छोटा है ना, तो छोटा है मतलब संकीर्ण है। तो क्या स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़ा है? तो लिखेंगे संकीर्ण है। ठीक है, संकीर्ण है, तो लिखेंगे स्नान गृह, स्नान गृह, स्नान गृह कमरे की चौड़ाई से संकीर्ण है। क्या है बच्चों? संकीर्ण है, यानी कि पतला है। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चारों पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। प्रश्नावली बहुत आसान थी, बहुत छोटी सी थी, जो कि आपने सीख ली आराम से। ज़रूरी चीज़ क्या है बच्चों? जो हमने ये चीज़ सीखा, ठीक है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे कहोगे कि सर ये बिंदु कैसे दर्शाते हैं, हमें ग्राफ पेपर पे भी करना सिखा दीजिए, तो मैं सिखा दूँगा अलग से एक वीडियो बनाकर 5-10 मिनट की, ठीक है? मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ और ये बता दूँ बच्चों, नई बुक आ तो गई है लेकिन नई बुक यूपी बोर्ड में नहीं चल रही है, ठीक है? अगले साल चलेगी। 2026-27 का ये जो सेशन है, इस साल आ तो गई है बुक लेकिन सीबीएसई बोर्ड में चल रहा है, बाकी बोर्ड में ये नहीं चला। लेकिन जब ये वीडियो 27-28 में के सेशन में लोग बच्चे देखेंगे, तब ये उपयोगी हो जाएगी सभी के लिए, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा, बहुत बच्चों का मिसकन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर 26-27 के सेशन में देख रहे हो, तो आई थिंक ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए हेल्प करेगा। यूपी बोर्ड में अभी भी वही पुरानी एनसीईआरटी चल रही है, तो मतलब जो एनसीईआरटी थी वही चल रही है। अब अगले सत्र में जब बच्चे आएँगे, उनमें ये चलेगा, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। बाकी जब नया सत्र चलेगा फिर और बनाएँगे। ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, इसके आगे के पार्ट भी मैं लाता रहूँगा। बाकी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक्स होगी, उसको ज़रूर देख लेना, और हमारी एप्लीकेशन की भी लिंक्स होगी, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जय हिंद।